Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 18th of October 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, just have some questions and today I will not provide you the answer on the screen. So you have to find out the correct answer based on the previous session and you have to also give the answer in the comment box. And I hope that in the last session you learned something extra and you have got those points and you can easily recall those points what we have discussed in previous day session. So just start with the question number 1. So question number 1 is, which Indian person received the Nobel Peace Prize in 1979? 1979 का जो पीस प्राइज था इंडिया में किसको मिला था? सो आप इसका आंसर मुझे बता दीजिए. वेरी इजी आंसर है, आप सबको पता होगा. हिंट में आपको दे रहा हूं कि वो पर्सन पहले इंडिया के सिटीजन नहीं थे, बाद में इंडिया के सिटीजन बने और उनको ये पीस प्राइज मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइज डिड रविंद्रनाथ टैगोर विन इन 1913 में? इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपको बता चुका हूं. इसका भी आप कमेंट में मुझे आंसर दे दीजिए और ऑप्शन बी डी ऐसे नहीं लिखना है, आपको बताना होगा कि टैगोर को जो पीस जो प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, वो कौन सा था. पूरा नेम आपको बताना है. What is the primary focus of हरगोविंद खुराना's नोबेल प्राइज वर्क? उनका क्या मीन्स प्राइमरी वर्क क्या था जिसके लिए उनको ये मिला था? चलो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है. वो जेनेटिक कोड इंटरप्रिटेशन के लिए हरगोविंद खुराना को प्राइज मिला था. दैट वाज सर सीवी रमन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1930 इन. तो जो सीवी रमन थे उनको नोबेल प्राइज मिला था, वो कौन से सब्जेक्ट में मिला था? आप सबको पता है कि वो एक सब्जेक्ट है, मैं उसको लाइट से रिलेट करके बता रहा हूँ आपको. और लाइट आप सबको पता होगा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी किस में आती है. तो सीवी रमन को जो प्राइज मिला था वो कौन से सब्जेक्ट में मिला था, आप बता दीजिए. व्हाट फिनोमिना डज द रमन इफेक्ट इन्वॉल्व? तो जब भी रमन इफेक्ट की बात होती है तो वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेकर के उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसी को हम रमन इफेक्ट कहते हैं और इसी के लिए उनको अवार्ड मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, विच बुक डिड रविंद्रनाथ टैगोर राइट? मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर की वो कौन सी बुक थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था? और वो प्राइज मिला था लिटरेचर में, अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था. तो उनकी बुक थी गीतांजलि जिसके लिए उनको अवार्ड मिला था. द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स 2024 हैज बीन अवार्डेड टू. तो ये किसको अवार्ड मिला है? आप सबको पता होगा, फिजिक्स में मिला है और जिस फिजिक्स के थ्रू हम चैट जीपीटी वगैरह का यूज करते हैं उसी सब्जेक्ट के उनको मिला है. इनमें से आप ऑप्शन का नाम बता दीजिए. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? नेक्स्ट है, हु वर द रेसिपिएंट्स ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? मेडिसिन या फिजियोलॉजी में किसको ये अवार्ड मिला है इस बार? तो वो अवार्ड मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रफकन को. इन दोनों को अवार्ड मिला है जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन का अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं और क्वेश्चन है, डेविड बेकर हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज 2024. व्हाट डिड डेविड बेकर कंट्रीब्यूट टू द फील्ड? उन्होंने किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है? इकोनॉमिक्स, जो है केमिस्ट्री, पीस या लाइट स्कैटरिंग? इसका आंसर आप बता दीजिए. वेरी इजी क्वेश्चन है, इसको जो है आप बड़ी इजीली बता सकते हैं यदि आपने प्रीवियस सेशन को अच्छे से अटेंड किया था. हैनकॉन्ग हैज बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, ये आपको पता होगा और उनको अपने एक नोबेल के लिए मिला है. आपको बताना है यहाँ पे कि उस नोबेल का नाम क्या है, वो आप बता दीजिए. नेक्स्ट हम चलते हैं, which Nobel Prize 2024 was awarded for foundational discoveries in protein structure prediction के लिए? मीन्स प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके प्रिडिक्शन के लिए जो अवार्ड मिला है वो कौन से सब्जेक्ट मिला है? केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर या पीस?
अब देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जब भी आप बात करोगे तो आप इजीली आंसर निकाल भी सकते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर वगैरह को, केमिकल को हम किस चीज में रिसर्च करते हैं। आंसर भी आपको बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट में बताइए। Which one of the following is among the Nobel laureates for physics of 2024? So 2024 में जो फिजिक्स का अवार्ड मिला है, काफी इंपॉर्टेंट उसको माना जा रहा है, और वो मिला है अवार्ड, आपको सबको पता होगा, एआई और बात करूं मैं मशीन लर्निंग के लिए। और ये पर्सन है आपके जॉन हॉफील्ड और जॉफ्रे हिंटन, इन दोनों को अवार्ड मिला है फिजिक्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो है फिनिश हो जाते हैं, जो कि प्रीवियस डे सेशन के बेसिस पर थे। अब हम चलते हैं जो हमारी नोबेल लॉरेट्स के रिगार्डिंग में, मींस 1901 मींस नोबेल के स्टार्टिंग से लेकर के 2024 तक इंडिया में किसको मिला, 2024 का क्या सीन रहा, वो सारा आज हमारे सेशन में फिनिश हो जाएगा। कल फिर नए टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे तब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मींस अब तक हमने जो 4 हमारे पास में कैटेगरीज थी उनको डिस्कस कर लिया था कि 2024 में किन किन लोगों को किस किस सब्जेक्ट के लिए अवार्ड मिला है। आज नंबर आता है किसका, पीस प्राइज का। ठीक है, तो पीस प्राइज जो है नोबेल लॉरेट्स अगर किसी को कहें कि उनको पीस के लिए किसको अवार्ड मिला है, तो 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो मिला है निहोन हिडांक्यो के लिए। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान की, और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो लोग हैं, जो पीपल हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं, है ना, उनका एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आने वाले टाइम में शायद हमारे पास में फिर ये लोग नहीं बचेंगे, बिकॉज इसमें सारे के सारे वो लोग हैं जब यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, तो उसमें जो सर्वाइवल लोगों ने किया, ठीक है, उनको बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हुआ, बॉडी में बहुत सारी डिसेबिलिटीज हुई, है ना, तो वो लोग एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है निहोन हिडांक्यो। और इन लोगों ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए या वॉर की किसी भी सिचुएशन में कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग ना करे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं। और इनके एफर्ट्स के लिए कि जो इन्होंने एफर्ट्स लगाए, वर्ल्ड को, यूएनओ को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट्स को ये कन्विंस करने के लिए कि हमको जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं, वो हमें छोड़ने होंगे। आने वाले फ्यूचर में हमें किसी भी कंट्री को ये अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए, किसी भी कंट्री को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम आने वाले किसी वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे। सो इसके लिए उन्होंने बड़े स्केल पर वर्क किया लोगों को ये समझाने के लिए। तो इसमें सारे के सारे लोग कौन हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब उस समय गिरा था उसके सर्वाइवर हैं हिरोशिमा और नागासाकी से। इन लोगों को जापान में अपनी लैंग्वेज में कहा जाता है हिवाकुशा। हिवाकुश इनको कहा जाता है जो लोग उस समय से सरवाइव कर गए, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई। आप सबको पता होगा कि हिवाकुशा, अब आप समझ में आ गया होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बॉम्बिंग हुई थी तो उसमें जो लोग बच गए, ठीक है, जो उस समय के सर्वाइवर हैं, उन लोगों ने एक मूवमेंट बनाया। ठीक है, हिवाकुशा उनको कहा जाता है, उन सर्वाइवर्स को। उन्होंने एक मूवमेंट बनाया, ये जिसका नाम है निहोन हिडांक्यो, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन चुका है। अब इसी को मिला है क्या, नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2024। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि इन रिस्पॉन्स टू द एटॉमिक बॉम्बिंग्स इन अगस्त 1945 में जो बॉम्बिंग हुई थी, कि लोगों के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट चलाया इन्होंने, कि रेजिंग अवेयरनेस वगैरह करने के लिए कि देखो अगर कहीं दोबारा से बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे, तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। और यहाँ से एक डेट जो आपके एग्जाम में कई बार आती है, डिफरेंट एग्जाम्स में आई है, कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्बिंग हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये ब्लास्ट हुए थे। 6 अगस्त को हुआ था आपका हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को हुआ था नागासाकी पर। तो इन डेट्स को आप ध्यान रखना 1945 में। यहाँ अब वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर जिसकी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने ऐसा क्या किया। इनका ये समझाना है, और आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि उस समय पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे
वो उतने पावरफुल नहीं थे जितने आज के जो न्यूक्लियर बॉम्ब हैं वो हैं। मीन्स उस समय पर अगर मैं बात करूं तो जापान में जब ये बॉम्ब गिराए गए थे तो अराउंड 1.2 लाख मीन्स 1,20,000 पीपल एक ही बार में उनकी डेथ हो चुकी थी। और इतने ही लोग आने वाले ईयर्स में, अपकमिंग ईयर्स में लोगों की डेथ हुई थी और कई लाख लोग उसमें बर्न हो गए थे, जल गए थे। बहुत सारे लाखों लोगों को मीन्स परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई थी। लाखों लोगों को इसमें फ्यूचर की जो जनरेशन्स थी उनको आज तक वहां देख सकते हो कि उनकी फ्यूचर की जनरेशन को किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, डिफरेंट काइंड की डिजीजेस उनको होती हैं। सो इस संस्था ने, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये अवार्ड मिला है पीस प्राइज, इसके लिए पूरे वर्ल्ड में इन्होंने क्या किया, जागरूकता जो है चलाई। इन्होंने बहुत सारे अपने एफर्ट्स लगाए, बहुत सारे सेमिनार्स किए, बुक्स वगैरह, मीन बहुत कुछ इन्होंने क्रिएट किया। और इनका ये कहना था कि देखो उस समय पर जो बॉम्ब गिरे उसने केवल जापान को ही नहीं बाकी पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजों को जो है प्रॉब्लम में डाल दिया। अब ये कहते हैं कि देखो अगर फिर से ऐसा कोई वॉर हुआ जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज हुआ, एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज हुआ, तो हो सकता है हम अपनी पूरी की पूरी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ही खत्म हो जाए। क्योंकि आप सोचो कि इतने सारे बॉम्ब अभी हमारे पास में, हमारे पास मतलब पूरे वर्ल्ड में इतने सारे एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि यदि उनका यूज किया जाए तो इस पूरी अर्थ को, दिस होल अर्थ को कई बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम कंप्लीटली। इतने सारे बॉम्ब ये इंसान, ये ह्यूमन बना चुके हैं। सो वर्ल्ड को इन वेपन से बाहर निकलना होगा। अब आ जाते हैं हम नोबेल प्राइज 2024 इकोनॉमिक साइंसेस के लिए। सो पीस वाला जो था वो हमने देख लिया। अब हम आते हैं इकोनॉमिक साइंसेस के लिए किसको मिला है। सो 2024 का ये अवार्ड मिला है, ये लोग हैं डैरन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ये तीन लोग हैं जिसको इकोनॉमिक्स में, साइंस जो है इकोनॉमिक साइंसेज है, उनके लिए इनको अवार्ड मिला है। क्या इन्होंने ऐसा किया, तो उसकी बेसिक बात करूं तो इन्होंने ये स्टडी की कि कॉलोनाइजेशन के बाद जब कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद क्या क्या वहां पर इंस्टीट्यूशंस बने, क्या वहां पर करप्शन आया या डिक्टेटरशिप आई, उसके बाद उस सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट रहा। मींस जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे कॉलोनियल पावर्स के द्वारा, जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में गवर्नमेंट चलती थी ब्रिटिश पीपल की। तो ब्रिटिश पीपल ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए। अब इंडिपेंडेंस के बाद उन इंस्टीट्यूशंस ने कैसा रोल प्ले किया इंडिया की सोसाइटी में कि इंडिया डेवलपमेंट की तरफ मूव करेगा या डिस्ट्रक्शन की जो है टुवर्ड्स मूव करेगा, या इंडिया में इनकम इनक्वालिटी डेवलप होगी, या इंडिया में डिक्टेटरशिप आएगी, या इंडिया में डेमोक्रेसी आएगी। मींस इनका ये कहना है कि जो कॉलोनियल पावर्स थी वो तो चले गए उनको छोड़ करके कंट्रीज को, लेकिन वो विरासत में क्या दे करके गए उन कंट्रीज को। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन आज भी हम उन कॉलोनियल थिंग्स, जो कॉलोनियल इश्यूज हैं, उनको आज तक हम फेस कर रहे हैं। चाहे वो आपका हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कॉलोनियल माइंडसेट हो, हमारे जो है फोर्सेस में कॉलोनियल माइंडसेट हो बहुत सारे ऑफिसर्स का, हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक में बहुत सारे इश्यूज, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लॉ आज भी हैं जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर फिनिश कर दिया, लेकिन वो आज भी इंडिया में चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस में मिला है तो ये लोग कौन कौन थे। तो ये कौन कौन लोग हैं, डैरन एसोमोग्लू है, साइमन जॉनसन है और जेम्स ए रॉबिन्सन है। ये 3 पीपल हैं जिनको ये प्राइज इस बार मिला है। इन्होंने ऐसा क्या किया, इन पॉइंट्स को जाना बहुत जरूरी है। तो इन अवार्डीज ने क्या किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी, इन्होंने इस बात पर रिसर्च किया कि कॉलोनियल पावर से लेकर के आज तक की सिचुएशन अगर हम देखें तो किसी भी सोसाइटी में जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं वो
किसी देश की, किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी पर, उसकी समृद्धि पर, है ना, उसके डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट रखते हैं, कैसे उन्होंने काम किया। तो इन्होंने क्या क्या पॉइंट जो है इन्होंने रिसर्च किए, क्या क्या इन्होंने ऐसा काम किया। तो इनकी रिसर्च से अगर आप देखोगे तो दे हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाई सोसाइटीज with poor rule of law and exploitative institutions are unable to generate growth or bring about positive change। ऐसे कोई भी कंट्री, जिस कंट्री में जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां की जो गवर्नेंस है, अगर वहां पर रूल ऑफ लॉ पुअर है, वहां पर एक्सप्लोइटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो देश कभी भी पॉजिटिव चेंज लेकर के नहीं आ पाएगा, उसमें पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होगी। आप एग्जाम्पल की फॉर्म में देख सकते हो कि आप हमारे पड़ोसी देशों में जाकर के देख लीजिए, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, है ना, सीरिया, ऐसे कंट्रीज में देखो आप, वहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज नहीं है। तो आज उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वो आपको देखने को वहां पे नहीं मिलती। और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स इंडिया में भी जो है जिम्मेदार हैं, जो इंडिया में अभी तक बहुत सारे करोड़ों लोग पॉवर्टी से जो है लड़ रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि किसी भी देश में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला इन्होंने कहा कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो समाज को, सोसाइटी को, मासेस को, कॉमन पीपल को साथ लेकर के चलते हैं, उनको मींस वहाँ उस सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ होता है, उनकी प्रॉपर्टी, उनके राइट्स, उनका प्रोटेक्शन होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक होती है। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस जो इंक्लूसिव होते हैं, वो उस कंट्री में अच्छा खासा डेवलपमेंट वहां पर होता है। जैसे आप नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऐसे कंट्रीज का नाम देखो, वहां पर जब भी ऐसे रिसर्च होते हैं, चाहे आपका वो डेमोक्रेसी का रिसर्च हो, आपका जेंडर गैप इंडेक्स हो, जो है प्रेस की फ्रीडम का इंडेक्स हो, ठीक है, या और भी बहुत सारे इनोवेशन की बात हो, वो कंट्रीज हमेशा क्या करते हैं, लीड करते हैं। क्यों? वहां की गवर्नमेंट में, या वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोगों के लिए काम करते हैं, वहां पर जो डिक्टेटरशिप है वो नहीं है। अच्छा, दूसरे टाइप के इंस्टीट्यूशंस के लिए कहते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी से कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए ये कहते हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती, बल्कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। कुछ लोग वहां की सत्ता में बैठे होते हैं, वही सारा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटोक्रेसी, वहां पर क्या होती है, ऑटोक्रेसी होती है, अ लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन होता है, लॉ का उनको बहुत ज्यादा कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है ऐसे कंट्रीज में। और वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके एक्सट्रैक्टिव, या मैं कहूं एक्सप्लॉइटेटिव इंस्टीट्यूशंस। सो जहां पर भी रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, डेमोक्रेसी नहीं होगी, अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे। देखो, इंस्टीट्यूशन का मतलब आप IIT IIM से ही नहीं लगाते, बल्कि मैं बात करूं जुडिशरी, पुलिस, आर्मी, सिविल सर्विसेज, ये सारे के सारे क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस अगर इंक्लूसिव नहीं है तो सोसाइटी हमारी कभी भी प्रॉस्पेरिटी की ओर जो है मूव नहीं कर पाएगी कंप्लीटली। आज भी अगर हम देखें तो इंडिया में हमारे जुडिशियल सिस्टम पर, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेसी पर, हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स पर, गवर्नमेंट पर, पार्टीज पर आज भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि वो इंक्लूसिव तो नहीं है, कि जो सत्ता में एक बार वहां जाकर के बैठ गए, अब उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के जो परिवार हैं, वही हमेशा वहां उस सत्ता में बैठे रहते हैं, वो मुट्ठी भर लोग, और उन्हीं के हाथ में पूरी पूरी पावर रहती है। आप देख सकते हैं कि इंडिया की अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो वही गिने चुने लोग हैं सारे के सारे स्टेट्स में, जो घूम फिर करके सत्ता उन्हीं के हाथ में आती है। ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि बहुत ही गरीब आदमी धीरे धीरे करके किसी एक बड़ी सत्ता में उसमें पहुंच जाए। सो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर होंगे वहां पे डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं होगा। अब अगर इस क्लासिफिकेशन का अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट समझें तो ये कहते हैं कि देखो, जिस कंट्री में इंसेंटिव नहीं मिलेगा लोगों को उनके इनोवेशन का, उनके हार्ड वर्क का, वहां पर डेवलपमेंट नहीं होगा। सपोज करो एक कोई स्टूडेंट है,
100 में से वो मार्क्स लेकर के आया 98। एक कैंडिडेट है वो 100 में से मार्क्स लेकर के आया 63। आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट नहीं किया, तो ऐसी सोसाइटी में जो हमारा मोटिवेशन है हमारे यूथ का वो डाउन होता चला जाता है। वो फिर मेहनत नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको 100 में से 98 मार्क्स लाने का रिवार्ड नहीं मिला, जबकि जो बच्चा मार्क्स लेकर के कम आया उसको हमने रिवार्ड कर दिया। तो ऐसी सोसाइटीज में ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। और वो सोसाइटी स्टैग्नेशन में होती है या उनमें फिर डिक्लाइन होता है वहाँ की डेवलपमेंट में। अब इसके लिए हम एक केस स्टडी लेंगे जो इन्होंने ली थी, और वो है आपकी इंडिया और चाइना की, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि उन्होंने किस बेसिक्स पर फोकस किया। तो इसका जो क्रिस्प है, इसका जो जिस्ट है वो ये है कि देखो, इंडिया में डेमोक्रेसी होते हुए भी हम चाइना से पीछे रह गए, जबकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, ऑथोरिटेरियन टाइप की गवर्नमेंट रही है, वो हमसे आगे निकल गया। लेकिन इनका जो रिसर्च है वो ये कहता है कि भाई फ्यूचर आउटलुक पर भी आप ध्यान दीजिए। इनका ये रिसर्च ये कहता है कि ऑल्दो इंडिया थोड़ा चाइना से पीछे दिखता है हमको डेवलपमेंट में, बिकॉज यहाँ पर डेमोक्रेसी तो है लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वो हमें आगे दिखता है। तो ये रिसर्च ये कहती है कि आने वाले टाइम में चाइना में डिक्लाइन आएगा और इंडिया बूम करेगा। इंडिया की ग्रोथ मीन्स, अगर इसको मैं ग्राफ से समझें तो इंडिया की ग्रोथ जो अभी ऐसे है, मैं अगर बात करूं ऐसे है, तो इंडिया की ग्रोथ ऐसे जाने वाली है, ऐसे। चाइना की ग्रोथ जो ऐसे थी अब वो ऐसे आने वाली है, मीन्स डाउन होने वाली है। क्यों? कि ये रिसर्च इनकी ये कहती है कि जिन भी कंट्रीज में डेमोक्रेसी का डिक्लाइन होता है वहां पे डेवलपमेंट का भी डिक्लाइन होगा, वहां की प्रोस्पेरिटी का भी डिक्लाइन होगा। सो इस सेशन में अगर हम बात करें कुल मिलाकर के, इसमें इकोनॉमिक्स के प्राइजेस में, इकोनॉमिक के नोबेल प्राइज में, कि जिन कंट्रीज में डेवलपमेंट हुआ वहां पे डेमोक्रेसी थी, वहां पे ऑटोक्रेसी नहीं थी, वहां पे करप्शन नहीं था, वहां के इंस्टीट्यूशंस प्रो पीपल थे। जबकि जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं थी, प्रो पीपल गवर्नमेंट नहीं थी, प्रो पीपल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, वहां पर डिक्लाइन हुआ डेवलपमेंट का। आप हमारे आसपास के बहुत सारे कंट्रीज में जाकर के देख सकते हैं कि जहां पर डेमोक्रेसी नहीं रही तो आज वो कंट्रीज अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। वहां की सोसाइटीज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है कि आज वो कंट्रीज लगभग क्रैश कर चुके हैं। आप बांग्लादेश देखिए, म्यांमार देखिए, श्रीलंका देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, है ना, आप पैलेस्टीन, आपका जो जहां पर हुथी रिबेल्स है यमन, बहुत सारे कंट्रीज, ये सारे के सारे लगभग क्रैश करने की सिचुएशन में है। और अगर आप अफ्रीका जाएंगे तो अफ्रीका के कंट्रीज में तो आपको कंप्लीट फेलियर दिखेगा, चाहे आपका वो केन्या हो, सूडान हो, साउथ सूडान हो, सोमालिया हो, जिबूती हो, बुजुम्बरा हो, है ना, और भी सेनेगल हो। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो लगभग क्रैश कर चुके हैं। सोसाइटीज में लोग भूखे मर रहे हैं, खाने तक का उनके पास में पैसा नहीं है, फूड नहीं है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। लोगों ने अपने अपने हिसाब से गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया और अपने घर भर लिए, और अंतिम रूप से अगर कोई भूखा मरा तो पीपल। सो नोबेल प्राइज के हिसाब से हम देखें तो इकोनॉमी का सीधा रिलेशन है डेमोक्रेसी से। सो गाइज, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन in another session with another different topic. So just wait for next day and we will meet again with next topics. Thank you very much. Take care. Bye bye.